आज की कक्षा की विषय वस्तु भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है और इससे अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः प्रतियोगी परीक्षाओं से जो जुड़े छात्र हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि आप नोट्स बनाते रहेंगे, जहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु मिले उन्हें नोट करते जाएंगे। आपके उत्साहवर्धन के लिए 4 पंक्तियां हैं कि हो सागर कितना भी गहरा, हाथों में पतवार नहीं। हो सागर कितना भी गहरा, हाथों में पतवार नहीं, है पार अभी जाना मुझको, मंजिल मेरी मझधार नहीं। राहों के सूल सभी चुनकर मैं फूल बना लूँगा सारे, मैं मतवाला मंजिल का, रुकना मुझको स्वीकार नहीं, रुकना मुझको स्वीकार नहीं। तो छात्रों, आज की जो विषय वस्तु है भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो इसकी पहली ही विशेषता है कि भारत का संविधान पूर्णतया निर्मित, लिखित एवं विश्व का विशाल संविधान है। पूर्णतया निर्मित अर्थात इस संविधान का निर्माण संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अपने जो है लगभग 12 अधिवेशनों में इसे पूर्ण किया। दूसरी बात ये है कि ये लिखित है, अर्थात जब किसी संविधान के अधिकांश प्राविधान वो लिखित रूप में मौजूद होते हैं तो हम उसे लिखित संविधान कहते हैं। विश्व का विशाल संविधान है क्योंकि जब ये बनकर तैयार हुआ था तब इस संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। आज इसमें 450 से अधिक अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए यह विश्व का विशाल संविधान है। इसके विशालता का कारण अगर देखा जाए कि भारतीय संविधान इतना विशाल क्यों है, तो उसके पीछे कहा जा सकता है कि पहला तो ये कि भारत एक नवोदित लोकतंत्र था और स्वार्थी तत्व संविधान को अपने हित का साधन न बना ले, अतः संविधान निर्माताओं ने सभी प्राविधान स्पष्ट कर दिए गए। कुछ ऐसे प्राविधान जो राज्य के जो है विषय वस्तु के अंतर्गत होने चाहिए थे वो भी संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट करने का प्रयास किया। जैसे कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समाहित करके संविधान निर्माताओं ने एक दिशा निर्देश दिया कि कैसे वो अपनी जो है सामाजिक आर्थिक नीतियों को लागू करेंगे, उनकी नीतियों का स्वरूप क्या होगा। तीसरा ये है कि विश्व के विभिन्न संविधानों के अच्छे तत्वों का समावेशन करने का प्रयास किया गया कि अन्य संविधान किन कारणों से असफल हुए उनसे सीखा गया और अच्छे तत्वों को समाहित करने का प्रयास किया गया। विश्व के अगर लिखित संविधानों में देखा जाए तो विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है, यूएसए का, और अलिखित संविधान अगर देखा जाए तो इंग्लैंड का है। कोई भी संविधान ना तो पूर्णतया लिखित होता है और ना ही पूर्णतया अलिखित होता है। जब अधिकांश प्राविधान लिखित रूप में विद्यमान होते हैं तब हम उस संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। निर्मित और विकसित संविधान भी होते हैं, यानी जब संविधान सभा एक निश्चित समय में संविधान का निर्माण करे तो उस संविधान को हम निर्मित संविधान कहते हैं। जैसे यूएसए और भारत के संविधान वस्तुतः निर्मित संविधान के उदाहरण हैं, जबकि विकसित संविधान जो परंपराओं और प्रथाओं पर निर्भर होते हैं, ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस पे आधारित होते हैं, वो जो है विकसित कहलाते हैं, डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण वो इंग्लैंड का संविधान है। तो पहली विशेषता स्पष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त तो जो है अब दूसरी विशेषता आप देख पा रहे हैं कि भारत का संविधान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता वस्तुतः लैटिन वर्ड है, सॉवरेनिटी का हिंदी रूपांतरण है।
जिसका शाब्दिक अर्थ है कि बाह्य एवं आंतरिक दृष्टि से पूर्णतया मुक्त शासन प्रणाली, अर्थात भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो अपने विधियों के निर्माण के लिए उस पर ना तो कोई बाह्य शक्ति या अन्य देश कोई दबाव बना सकता है और ना ही कोई आंतरिक शक्ति, क्योंकि संप्रभुता का वास भारत की जनता में होता है और संप्रभुता किसी राज्य, स्वतंत्र राज्य का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसकी विशेषता ही है कि राज्य के लिए संप्रभुता अदेय है, वो जो है मौलिक है, वो अविभाज्य है। तो इस तरीके से संप्रभु राष्ट्र की अवधारणा संविधान निर्माताओं ने ली। इसके पश्चात जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष व्यवस्था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष व्यवस्था, यद्यपि हमारे संविधान में ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा बाद में जोड़े गए। यदि हम समाजवाद का शाब्दिक अर्थ लें तो इसका आशय ये है कि राज्य के जो उत्पादन के साधन हैं वो राज्य के अधीन होंगे और सभी श्रमजीवी होंगे, उन्हें जो है कार्य के अनुसार जो है वेतन उपलब्ध कराया जाएगा, यानी वो क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और उनको जो है उसी के अनुसार उनका भुगतान किया जाएगा। लेकिन भारतीय संदर्भों में समाजवाद का आशय है कि धन और संपत्ति का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होगा, आय और संपत्ति की असमानता को न्यूनतम रखा जाएगा, सभी को काम पाने का अधिकार दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 41 को लागू करने के लिए मनरेगा पूरे देश में लागू है और सभी को काम पाने का अधिकार संविधान निर्माताओं ने जो अपेक्षा की थी, वर्तमान सरकार ने इसे लागू कर रखा है। इसके समाजवादी अगर विचार में देखा जाए तो स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराना इसके अंतर्गत आता है। तो इस ध्येय से 4-5 बिंदु जो समाजवाद से जुड़े हैं वो भारत में लागू करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करता है भारत का संविधान। पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता वस्तुतः सेकुलर शब्द जो अंग्रेजी भाषा का है, सेकुलर शब्द का जो है हिंदी रूपांतरण है, लेकिन सेकुलर शब्द का शाब्दिक अर्थ है अधार्मिकता, अर्थात धर्म को न मानने वाली विचार पद्धति। किंतु भारतीय संदर्भों में धर्मनिरपेक्षता का आशय है कि राष्ट्र का कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने, उसका आचरण करने, किसी भी पूजा पद्धति को अपनाने की उसको आज़ादी है। वह अंतःकरण धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता हासिल की हुई है। तो भारतीय संदर्भों में इसका अर्थ यही है कि राष्ट्र का कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा और सभी को किसी भी धर्म को मानने और पूजा पद्धति को अपनाने की स्वतंत्रता होगी। इसके पश्चात गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र के दुनिया में 2 स्वरूप विद्यमान हैं। एक राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है जैसा कि इंग्लैंड में, कि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंश परंपरा के क्रम में है। एक वंश का महाराजा या महारानी वहाँ का जो है राष्ट्राध्यक्ष होता है, उसका चुनाव नहीं होता है। तो राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है वो। पहले कुछ वर्ष पहले नेपाल में भी राजतंत्रात्मक लोकतंत्र था, किंतु भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे बिल्कुल नहीं अडॉप्ट किया। वास्तविक लोकतंत्र वास्तव में गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। यहाँ पर राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भी वो किसी वंश परंपरा से नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है। राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, जिसका आप जानते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा उसका निर्वाचन होता है। तो भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और उसे अडॉप्ट कर लिया गया। तीसरी विशेषता संविधान की कि भारत का संविधान भारत को एक केंद्रीय झुकाव वाले संघ के रूप में स्थापित करता है। देखिए, केंद्र और इकाइयों के परस्पर संबंधों के आधार पर दुनिया में 2 प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित हैं। एक शासन प्रणाली होती है एकीकृत शासन प्रणाली में ये होता है कि केंद्र ही सर्वशक्तिमान होता है। इकाइयाँ वस्तुतः प्रशासनिक जिलों के रूप में काम करती हैं। जैसे इंग्लैंड में वहाँ का जो स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सब राज्य, यहाँ पर कोई विधायी शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है।
ना ही दोहरी कार्यपालिका, न दोहरी विधायिका, यानी सभी एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत होता है। अपेक्षाकृत जो छोटे क्षेत्रफल वाले देश होते हैं उनके लिए ये एकीकृत प्रणाली उपयोगी है। इसमें जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में एकीकृत प्रणाली है, इंटीग्रल सिस्टम है। लेकिन संघीय प्रणाली में क्या होता है कि केंद्र और इकाइयों के मध्य संविधान के तहत विधायी विषयों का बंटवारा होता है। वहाँ पर दोहरी विधायिका, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी न्यायपालिका जैसी व्यवस्था होती है, साथ में दोहरी नागरिकता भी होती है। आदर्श संघों को अगर हम देखें, 3 दुनिया के आदर्श संघ हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, उनमें चारों बातें पाई जाती हैं। लेकिन भारतीय जो है व्यवस्था वो वास्तव में ना तो पूर्णतया आदर्श संघ के करीब है और ना ही वो एकीकृत है, बल्कि वो केंद्रीय झुकाव वाली एक संघीय व्यवस्था है, जिसमें संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना दिया, क्योंकि उन्होंने इतिहास का पुनरावलोकन किया था और पाया था कि भारत को तब तक गुलाम बनना पड़ा जब जब केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई। चाहे भारत में तुर्कों का आगमन हो या मुगलों का आगमन हो या अंग्रेजों का आगमन हो, वो तभी आ पाए जब केंद्रीय शक्ति कमजोर रही, दुर्बल रही। तो ऐसी स्थिति में इस ऐतिहासिक पुनरावृत्ति को भारतीय संविधान निर्माता रोकना चाहते थे और जानबूझ करके उन्होंने शक्तिशाली केंद्र की स्थापना कर दी। यानी जो कनाडा की संघीय व्यवस्था है, जो केंद्रीय झुकाव वाली, वो व्यवस्था हमारे देश में ले ली गई है। चौथी विशेषता है कि भारत का संविधान भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी की स्थापना करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि विधायिका और न्यायपालिका के परस्पर संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की प्रणाली प्रचलित है दुनिया में, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म। जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें क्या होता है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका का जो गठन होता है अर्थात मंत्रिपरिषद का, वो वस्तुतः जो है विधायिका के सदस्यों में से होता है। जैसे भारत में जो कार्यपालिका है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, वो वस्तुतः विधायिका के सदस्य अर्थात जो है लोकसभा अथवा राज्यसभा के सदस्य जो है वो जो है मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। और कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी रहती है, अर्थात तो विधायिका अविश्वास प्रस्ताव ला करके कभी भी कार्यपालिका को पद से हटा सकती है। तो संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि जब जो है अंग्रेजों ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो वो संसदीय स्वरूप में हस्तांतरित किया उन्होंने। तो भारत की जनता चूंकि संसदीय शासन प्रणाली से हैबिचुअल हो चुकी थी, अभ्यस्त हो चुकी थी, तो संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को ही अपने देश में अडॉप्ट कर लिया। और दूसरी जो शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जो मॉन्टेस्क्यू ने जो है थ्योरी ऑफ पावर सेपरेशन दिया कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये अलग अलग संगठन के रूप में होंगे और उनका कोई परस्पर संबंध नहीं होगा। अगर कोई संबंध होगा तो वो कार्यपालिका और विधायिका का वो चेक एंड बैलेंस के आधार पर चलेगा। तो ऐसी शासन प्रणाली अमेरिका में है। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पश्चात वो किसी भी व्यक्ति को अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। वो जरूरी नहीं है कि वहाँ के विधायिका का सदस्य हो। दूसरा, कार्यपालिका अपने कार्यकाल के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रस्ताव से ही अपदस्थ किया जा सकता है। जब से 1789 से यूएसए का संविधान लगा, तब से यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपतियों के विरुद्ध वो इम्पीचमेंट, महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की गई, किंतु यह इतनी जटिल है कि वो पारित नहीं हुई। अर्थात यहाँ पर कार्यपालिका का स्थायित्व रहता है, जबकि जो है संसदीय शासन प्रणाली का एक अवगुण है कि यहाँ पर जो है राजनीतिक स्थायित्व नहीं रहता, पॉलिटिकली इनस्टेबल सिस्टम होता है। आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार वो जो है चली गई थी।
लेकिन दूसरा क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बड़ा गुण है यह है कि इसमें न केवल सामयिक उत्तरदायित्व अर्थात निर्वाचन के समय उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है, बल्कि सतत उत्तरदायित्व भी बना रहता है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यपालिका के जो मंत्रीगण होते हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो अगर लोकतांत्रिक दृष्टि से देखा जाए तो संसदीय शासन प्रणाली लोकतंत्र के अधिक निकट है भारतीय संविधान निर्माताओं ने, इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया। इसके पश्चात भारत का संविधान भारत में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था करता है। ये जो है एकल नागरिकता का प्राविधान संघीय सिद्धांतों के विपरीत है यद्यपि, क्योंकि संघीय सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति की दोहरी नागरिकता संघीय व्यवस्था में होनी चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने इंग्लैंड की भांति भारत में एकहरी जो है नागरिकता को लागू किया है। कोई व्यक्ति भारत का वो संपूर्ण देश का नागरिक होता है, न कि वो किसी स्टेट यूपी या बिहार का नागरिक नहीं होता, बल्कि वो भारत का नागरिक होता है। तो नागरिकता का जो प्राविधान है वो यूके से लिया गया है भारतीय संविधान में। भारत का संविधान लचीलेपन और दृढ़ता का अद्भुत सम्मिश्रण है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों देखी जाती है भारतीय संविधान में। और ये हमारे जो राजनीतिक चिंतक हैं उनका मानना है कि अगर संविधान समय के अनुसार स्वयं को परिवर्तित नहीं करता तो वो बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा और वो विकास में बाधा भी बन सकता है। इसलिए समय के अनुसार अगर संविधान में परिवर्तन होता रहेगा तो संविधान अधिक प्रासंगिक होगा। वो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे मार्ग में किसी पेड़ की टहनियाँ आ जाएं और उन टहनियों को हटा करके एक साइड वाहन को निकाल लिया जाए और पुनः वो टहनियाँ पूर्व अवस्था में आ जाए, यानी व्यवस्था भी संचालित रहे, तो एक लचीलापन दिखता है। भारतीय संविधान में लचीलापन इस कदर है कि कुछ प्राविधान मात्र जो है जो विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया है उसके अनुसार होते हैं। जैसे नागरिकता संबंधी प्राविधान, नए राज्यों के गठन, उनके सीमा क्षेत्र, नाम परिवर्तन संबंधी विधेयक वो केवल साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं, सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से हो जाते हैं। जबकि कुछ प्राविधानों का जो है संशोधन दो तिहाई बहुमत से होता है और कुछ ऐसे प्राविधान हैं जो दृढ़ता का संकेतक है, जिसमें आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यक पड़ती है, तब वो जो है अमेरिकी संविधान के निकट पहुंच जाता है। यानी लचीलापन अगर देखें तो वो इंग्लैंड के संविधान के निकट दिखता है, लेकिन कुछ प्राविधानों के मामलों में वो जो है उतना दृढ़ है जितना कि अमेरिकी संविधान है, क्योंकि संविधान निर्माता बहुत सजग थे। वो जानते थे कि कहीं जो है नवजात लोकतंत्र है भारत का और स्वार्थी राजनेता अपने हित का साधन न बना ले, उसे जो है खिलौना न बना ले, इसलिए उसके कई प्राविधानों को अत्यंत दृढ़ कर दिया गया है। संविधान दोहरी कार्यपालिका, दोहरी विधायिका की तो स्थापना करता है, किंतु एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। यहाँ पर ये समझ लेना जरूरी है कि भाई दोहरी कार्यपालिका आप देखते हैं कि भाई केंद्र में अगर मोदी जी की मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल काम कर रही है तो राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में अन्य मिनिस्ट्री काम कर रही है, यानी कार्यपालिका दोहरी है, इकाइयों की अलग है और केंद्र की अलग है। इसी प्रकार जो है दोहरी विधायिका है, जैसे केंद्र में संसद काम करती है और वैसे ही विधान बनाने का दायित्व राज्यों की विधायिका को है, और वो संविधान ने जो उनका त्रिसूत्री विधायी विषयों का बंटवारा किया है उसके अनुसार ये दोनों काम करते हैं। किंतु भारत में दोहरी न्यायपालिका नहीं ली गई है। यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो संघीय न्यायालय अलग है और जो है न्यायिक प्रणाली अलग है। यहाँ पर एकीकृत न्याय व्यवस्था है जिसके शीर्ष पर वो जो है सर्वोच्च न्यायालय, उसके अंडर में हाई कोर्ट्स है, जिलों में जिला न्यायालय है, फिर मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, तत्पश्चात न्याय पंचायतें हैं।
इस प्रकार एकीकृत न्यायपालिका है, जबकि आदर्श संघों में दोहरी न्यायपालिका भी होती है। भारत का संविधान विभिन्न देशों के अच्छे तत्वों को स्वयं में समाहित करता है। ये भारतीय संविधान निर्माताओं के हृदय की विशालता कहिए कि वो दूसरों की गलतियों से सीखने का प्रयास करते हैं और वो जो है उस गलती को पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान से कुछ न कुछ हासिल करने का प्रयास किया है। इसमें जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 ये मान लीजिए कि भारतीय संविधान का ये ब्लूप्रिंट है, क्योंकि इससे लगभग 200 अनुच्छेद शब्दशः भारतीय संविधान में शामिल कर लिए गए। तो इस प्रकार हम अगर कहें कि भारतीय संविधान सर्वाधिक किसका ऋणी है, तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि 200 धाराएं अनुच्छेद बिल्कुल शब्दशः ले लिए गए, इसलिए हम इसे ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके बाद जो है इंग्लैंड के संविधान से, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्ष शासन किया, तो वो जो है उनसे बहुत कुछ भारतीयों ने सीखा था। जैसे संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली अभी जो मैं चर्चा कर रहा था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, वो जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रक्रिया यानी जो है पार्लियामेंट्री प्रोसेस कि कैसे जो है संसद का संचालन होगा और उसके 3 सत्र कैसे चलेंगे। इसके बाद जो है संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में है कि संसद सदस्यों के व्यक्तिशः और सामूहिक कौन कौन से विशेषाधिकार होंगे। एकल नागरिकता, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, एकल नागरिकता भी इंग्लैंड के संविधान से है। साथ में विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, वो भी जो है इंग्लैंड के संविधान से लिए गया है। यहाँ पर एक और पॉइंट, विधि के शासन के साथ साथ विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता भी जो है ली गई है, लिया गया है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉज, वो जो है इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, विधि के समक्ष समता। तो ये चीजें ली गई है। रूल ऑफ लॉ किसी यानी व्यक्ति का शासन होकर के विधि का शासन होगा और प्रत्येक व्यक्ति मतलब एक संतरी से लेकर के प्रधानमंत्री तक अपने गैर कानूनी कार्यों के लिए उस हद तक जिम्मेदार है जिस हद तक के एक साधारण व्यक्ति। तो ये विधि का शासन लागू कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नागरिकों के मूलाधिकार लिए गए, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होंगे। भाग 3 में नागरिकों के साथ मूलाधिकार उल्लेखित है। इसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति का पद, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचित है वैसे ही भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। फिर न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत, यहाँ जो है जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है कि यदि जो है कार्यपालिका और विधायिका संविधान सम्मत कार्य नहीं करती तो न्यायपालिका पुनराविलोकन करेगी और उसके उन कार्यों, उनके उन आदेशों या कानूनों के उस भाग को जो संविधान से मेल नहीं खाता उसे नल एंड वॉइड कर सकती है। इसके अतिरिक्त जो है विधि का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लॉज, ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि का समान संरक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद, जिस प्रकार वहाँ पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति वहाँ अमेरिकी उच्च सदन सीनेट का पदेन सभापति होता है, उसी प्रकार भारत में भी भारतीय उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आयरलैंड के संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। इन्हें भाग 4 में समाहित किया गया है। राज्यसभा में जो 12 सदस्यों के मनोनयन की बात है, ऐसे सदस्य जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में
विशेष अथवा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो, राष्ट्रपति उन्हें नामित कर देता है, क्योंकि विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त व्यक्ति चुनावी पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। राष्ट्र को ऐसे लोगों की योग्यता प्रतिभा का लाभ मिले, उनके अनुभव का लाभ मिले। इसलिए भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान की तर्ज पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन का प्राविधान कर दिया गया। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत इनडायरेक्ट प्रोसेस में, वो भी जो है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। जर्मनी का संविधान जो वाइमर संविधान, वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय था। वाइमर संविधान से आपात उपबंध लिए गए हैं। हमारे देश में 3 प्रकार के जो आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352, 356 और 360 में 3 प्रकार के आपात उपबंधों का उल्लेख है। तो उसमें जो है ये लिया गया फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सिस्टम। हमने अभी बताया था कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था आखिर है क्या, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से केंद्रीय झुकाव वाली संघीय व्यवस्था ली गई है। साथ में राज्यपाल का जो पद है, गवर्नर का पद, कनाडा में जैसे गवर्नर जनरल राज्यों के गवर्नर को नियुक्त करता है, उसका कोई अप्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, उसी प्रकार भारत में राज्यपाल वस्तुतः राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ना कि वो निर्वाचित होता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा जो हमारी उद्देशिका है उसकी लैंग्वेज ली गई है, वो साथ में समवर्ती सूची, त्रिसूत्रीय विधायी विषयों का बंटवारा भी वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, अर्थात कानून जो प्रक्रिया स्थापित करे उसके तहत हम चलेंगे। यद्यपि अब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में वो नेचुरल जस्टिस पर आधारित अमेरिकी विधिकी सम्यक प्रक्रिया भी देखी जा रही है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी देखा जा रहा है, और कई निर्णयों में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के प्राविधान को न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालयों ने स्वीकार किया है। नाइजीरिया से एकीकृत न्याय प्रणाली, अभी बताया कि भारत में दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं है बल्कि एकीकृत है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 368, अभी इस पर हमने चर्चा किया था कि कैसे जो है भारतीय संविधान लचीलेपन और दृढ़ता का एक अद्भुत सम्मिश्रण है। इसके बाद जो है अंत में यूएसएसआर से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए। वास्तव में ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में बाद में अनुच्छेद 51A और भाग 4 का जोड़ करके इन्हें भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया था और 11 मूल कर्तव्य शामिल कर दिए गए थे। इस पे आचार्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों को शामिल कर लिया था। इस प्रकार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों से भाई ये है कि आप लोग इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को मन मस्तिष्क में संजोए रखेंगे, इससे कई प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ पर मैं लास्ट में टिप्पणी करना चाहूँगा कि जैसे कुछ राजनीतिक आलोचक और राजनीतिक जो चिंतक हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने वस्तुतः कुछ भी मौलिक नहीं किया, भारतीय संविधान वस्तुतः उधार का बोरा है। तो इस पर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने टिप्पणी की थी कि ज्ञान किसी से प्राप्त करना और किसी से कुछ सीखना वो वस्तुतः यदि अच्छा है तो किसी से सीखना उपयोगी माना जाना चाहिए। दूसरा, साहित्य की चोरी कोई चोरी नहीं होती। यदि लोगों ने कहा कि बस जो है पैबंद लगाए हैं भारतीय संविधान निर्माताओं ने, तो उस पर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जवाब दिया था कि यदि पैबंद या प्योंदों से किसी वस्त्र की सुंदरता बढ़ती है तो ये लगाना उचित है, और अगर संविधान निर्माताओं ने वस्त्र की सुंदरता को बढ़ा दिया है और दूसरों से सीख करके प्योंदे लगा करके, तो ये उपयोगी है। इस तरीके से आज की विषय वस्तु पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।